नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग। जीएस में आज इतिहास विषय पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इंडिपेंडेंस के लिए जो हमारा इंडियन स्ट्रगल है। सारे एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में इसको रखा जाता है। सिविल से लेकर के सारे वनडे एग्जाम में इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, वो तो आते ही हैं, प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से, आधुनिक भारत से। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम का एक अलग चार्म से, एक अलग जादू है। और इनमें से खास बात यह है, ये जीवंत और व्यवहारिक है। आज़ादी की जो लड़ाई हमने लड़ी, तो जो हम लोग की पीढ़ियाँ हैं, आने वाली हैं, वर्तमान में हैं, वो जाने तो हमने वतन की राह पर जो नौजवान चले, वो राह कैसी थी, कितनी कंकरीली और पथरीली थी। और इसीलिए इस विषय को इसलिए नहीं पढ़ना है कि हम कंपटीशन में जा रहे हैं, इसलिए कि एक अच्छे नागरिक की ड्यूटी भी है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के जो क्षण है, जो धरोहर है, उनको वो सहेज के रखें। इसलिए भी एक अच्छे नागरिक के लिए भी यह जानना जरूरी है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की पहचान होना भी बहुत अहम और आवश्यक है। तो सीधे समय नाश करते टॉपिक पे चलते हैं। आज स्वतंत्रता संग्राम की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं और उसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। एक हिंदी की सीरीज शुरू कर दी है, भूगोल की चली रही है, और संविधान भी हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। इस हर विषय के बीच में इंटर रिलेशन सिस्टम है, तो अंतर संबंध है विकसित। जैसे जैसे इतिहास आपका मजबूत होता जाएगा, हिस्ट्री के ट्रैक पर हम संविधान को समझना बहुत आसानी से स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, आज की वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इतिहास विषय से पहली बार जुड़ रहे हैं। बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं, क्योंकि इतने साल की हिस्ट्री में बच्चों के साथ जो संपर्क में हुए, तो बच्चों की ये कॉमन समस्या यही है कि सर हिस्ट्री बहुत जल्दी भूल जाती है, ये बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन सही तरीके से आप इसको पढ़ें और समझें, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि किस्से कहानी की हम बचपन से आती है, दादी और नानी कहानियाँ हम सुनते हैं। इतिहास भी एक उसी टाइप का विषय है। हमारी जो पिछली इवेंट्स हैं, उसका वर्तमान के इवेंट्स में क्या फ़र्क पड़ता है, तो इनके बीच में एक चेन रिलेशन है। तो इस आधार पर इस विषय को समझें। इसको इस तरीके समझाने का हम प्रयास कर सकते हैं, जैसे कोई मूवी, इस सिनेमा में जब आप कोई मूवी देखते हैं, उसकी एक स्टोरी होती है, देखा होगा आपने। 2.5-3 घंटे की स्टोरी में जो भी कलाकार होते हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे विलन हो, खलनायक हो, चाहे नायक हो, वो उसी स्टोरी के अकॉर्डिंग ही अपने पात्र और अपने रूप को, अपने अभिनय को अंत तक ले जाते हैं। और इसीलिए किस कलाकार को कब आना है, कब जाना है, ये वो नहीं तय करेगा, स्टोरी तय करेगी, वो घटना तय करेगी। शोले मूवी आपने अगर देखी होगी, तो उस मूवी में जितने भी पात्र हैं, गब्बर हो, चाहे जय हो, चाहे बीरू हो, चाहे बसंती हो, इनको पर्दे पर तभी आना है जब स्टोरी की मांग होती है। ये नहीं कि मूवी स्टार्ट होते गब्बर आगे बैठ जाए, तभी आएगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी। और जब आप घटनाओं को समझते हैं, तो कौन सी घटना आगे है, कौन सी घटना पीछे है, तो क्रम बन जाता है। इससे ये याद रखना आसान हो जाता है, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। तो उसकी जो डेटिंग है, टाइमिंग है, वो भी क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन जो अभी सिविल सेवा में जो आपने देखे होंगे, उनका भी परीक्षण करते चले। फिलहाल जो मैंने समझा है वो यही, कभी कभी घटनाओं का क्रम पूछा जाता है, कभी कभी ईयर के साथ मिलान करने को आता है, कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, या ये आ जाए बंगाल के विभाजन के संबंध में कौन कौन सी घटना है या नहीं है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 इवेंट दिए होंगे, जैसे बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का सूरत सेशन, मुस्लिम लीग की स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इतिहास की घटनाओं को उनके सही क्रम से व्यवस्थित करें। अब जो लोग डेट रट के पढ़ते हैं, तो वो हो सकता है एग्जाम तक ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन अगर आपने चीज़ों को समझा है, स्टोरी आपके दिमाग में है, शोले मूवी आपने अगर देखी, कोई मूवी देखी, तो कोई भी आपसे कैसे ही पूछे, तो आप बता देंगे कि कौन सी इवेंट्स कब हुई, किस क्रम में क्या हुआ था। बिना घटनाओं को समझे और देखे, चाहे आप घटनाओं को पढ़ें, चाहे किसी माध्यम से देखें, आप उनको रटने का प्रयास करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे बिना मूवी को देखे हम रटना शुरू करते हैं, और इसी आधार पर हम बोलते हैं। तो इस विषय में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आप पहले उसकी जो थीम है, उसकी जो स्टोरी है, वो दिमाग में रखें। इतिहास घटनाओं का एक प्रभाव है। एंशिएंट मेमोरी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है स्वतंत्रता संग्राम का है।
तो मेरा जो प्लान है, आज पहला लेक्चर है इसलिए थोड़ा हम समझाने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बहुत जल्दबाजी ना करें, धीमी आंच में चावल पकाएं, धीरे धीरे चलती रहेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब आज़ाद हो गए। वो जल्दी में चलेंगे तो आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। तो आज का जो मेरा प्लान है वो ये है कि स्वतंत्रता संग्राम कैसे शुरू हुआ, इसकी कौन कौन सी इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, इनका क्या क्रम है। तो हम चाहते हैं उसी क्रम से पहले चलते हैं। और जो नए बच्चे हैं जिनका इतिहास विषय कमज़ोर रहा है उनके लिए ज़्यादा जरूरी, जो विषय के महारथी हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो चीज़ों को केवल वैसे पढ़ें जैसे हम लोग पढ़ते हैं, उनको रिवाइज करते चलें। तो उसी क्रम से मैं चलूँगा और हर घटना के बीच के जो तार हैं वो हम आपस में जोड़ते चलेंगे। और धीरे धीरे जब ये पूरा इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, जो हम लोग क्लास में भी पढ़ाते हैं तो ये तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले आज़ादी की जो एक चाल है वो दिखाते हैं, उसका जो रास्ता है क्या है। जैसे एक कोई एक्सप्रेस है, कोई ट्रेन है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है, जैसे लखनऊ से कानपुर जाती है या कानपुर से लखनऊ आती है, उसका एक ट्रैक होता है, उसी ट्रैक पर अलग अलग स्टेशन से होते हुए गुजरती है। आज़ादी की भी एक महायात्रा है जो 1857 के रिवोल्ट से लगभग शुरू होती है और 1947 पर आकर रुक जाती है। इस ट्रैक पर कई छोटे छोटे इवेंट्स मिलती हैं, बंगाल का विभाजन, दांडी मार्च, गोल मेज सम्मेलन, इनका एक क्रम है। जैसे ट्रेन के रूट का भी अपना क्रम होता है, हर स्टेशन अपनी जगह फिक्स है और उसी आधार पर उसी ट्रैक पर जब चलेंगे तो कई लोग छूटते जाएंगे, कई लोग मिलते जाएंगे, अंत में आकर के हम आज़ादी पा लेंगे, वही हमारा ठहराव है। इस महागाथा में महानायक महात्मा गांधी हैं, जैसे मूवी में महानायक अमिताभ बच्चन होते हैं। कई नायक हैं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, सरदार पटेल। कई नायिका भी हैं, और आसिफ अली, सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा, इनके योगदान को भी महसूस करना है। और इसी आधार पर जब पढ़ने लगे तो अपने आप उत्साह निकलने लगे। हमारा जो मेन प्लान है ये है कि बहुत ज़्यादा अभी डिटेल नहीं कर सकते, और मेन जो डेट इवेंट हैं आप लोग बार बार 2-4 बार देखते रहें तो आधी तो इसे तैयार हो जाएंगी। ठीक, और इनके अंदर का जो बेस है, जब अलग अलग इनको समझाएंगे तो आसानी से तैयार हो जाएगा। तो अभी केवल आप सुनते चलें और चीज़ों के सब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन है उनको समझें, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक घटना को अलग से पढ़ाएंगे। जैसे कांग्रेस की स्थापना में क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, तो एक एक वीडियो में ये सब होता रहेगा। इससे आपका नोट्स भी अच्छा बन जाएगा और डिटेल से आप उसको पढ़ते रहें। लेकिन सबसे पहले जाने तो आज़ादी मिली तो कैसे, आज़ादी को एक नज़र में समझ लेते हैं और अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विकास के 3 चरण हैं। आंदोलन में जो परिवर्तन हुए उसके आधार पर हमने उसको 3 स्टेप में डिवाइड किया, और 1885 से लेकर के 1947 तक की यात्रा में कांग्रेस पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है, जो वो प्रमुख पार्टी थी। और इसी आधार पर 1885 से लेकर के 1905 तक का जो भारत है, इसमें कांग्रेस की स्थापना का होना, और स्थापना के बाद जितने भी कांग्रेसी जुड़े हुए जो नेता हैं उनकी सोच काफ़ी लिबरल थी, उदारवादी थी, वो पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे। और गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा, सूर्यनारायण बनर्जी जैसे लोग, उनको लग रहा था कि अगर अंग्रेज भारत में हैं और उनका हम सहयोग करते हैं तो शायद भारत का वेलफेयर यानी कल्याण हो। इसलिए इस दौर को हम उदारवादी लिबरल पीरियड बोलते हैं, नरम युग। और धीरे धीरे आगे चल करके जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो हमारा आंदोलन का ट्रैक थोड़ा चेंज हुआ। लाल बालपाल जैसे लोग कांग्रेस में शामिल हुए। कुछ बच्चे थे जिन्होंने बंदूक उठा ली बंगाल के विभाजन के बाद, और क्रांतिकारी आंदोलन इसमें सक्रिय हुए, जिसको उग्रवादी भी कहते हैं। ऊपर से कांग्रेस के अंदर में युवा लोगों ने प्रवेश किया। तिलक जैसे लोगों ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, नहीं देंगे तो हम छीन लेंगे, क्योंकि हमारा अपना घर है। एक भिक्षावृत्ति की जो आदत थी उसको उन्होंने सुधारा और एक नया ट्रैक शुरू हुआ, इसलिए उसको गर्म युग या उग्रवादी युग भी कहते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। इधर 1919 में लॉर्ड एक्ट पास हुआ, उसके विरोध में जलियांवाला बाग की घटना घट गई। महात्मा गांधी की राजनीति में एंट्री हो चुकी थी और चंपारण से लेकर के खेड़ा तक कई छुटपुट आंदोलन उन्होंने शुरू भी किए। लेकिन 1919 से उन्होंने भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया और
रोलर टेक्ट का विरोध उनका पहला राष्ट्रीय आंदोलन भी माना जाता है। इसीलिए ये गांधी युग जो है सबसे महत्वपूर्ण है। गांधी जी की एक लंबी पारी हुई, कई बार वो आउट भी हुए, ऐसा नहीं, क्रिकेट में मैच होते हैं तो, लेकिन फिर भी जब आंदोलन में आए कुछ अच्छे बुरे परिणाम हुए, लेकिन फिर भी वो अंत तक वो आज़ादी को लेके गए और बाकी लोगों ने उनका सहयोग भी किया, इसीलिए इसको गांधी युग जानते हैं। इसी बीच में क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। और इस पूरे ट्रैक पर जो मेन घटनाएं निकलती तो उसी क्रम में बढ़ते हैं। अब इसकी जो स्टोरी है, कोई बच्चा अगर पहली बार पढ़ता है तो उसको ये पता हो जाए कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, एक आउटलाइन बन जाए तो आसान। तो हम चाहते हैं कि इसको एक कहानी के स्टाइल में समझाते हैं, धीरे धीरे इसका विस्तार करते हैं और हम शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में एक प्रमुख विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857। छोटे-छोटे विद्रोह तो होते रहते हैं, सैनिक विद्रोह कई हुए, लेकिन ये विद्रोह ऐसा है जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। आज़ादी के इतिहास में मील का पत्थर है। वीर सावरकर ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है। बाकी इस आंदोलन, इस विद्रोह को लेकर के कई क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन एक असल विद्रोह भी इसको कहते हैं। लेकिन पहली बार इस विद्रोह में हमने अंग्रेजों से लड़ना सीखा, आंखों में आंखें डालकर आज़ादी की मांग को स्वीकार करना सीखा, इसलिए ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या गदर भी कहलाता है। तो लॉर्ड कैनिंग उससे भारत के गवर्नर जनरल थे। ये विद्रोह 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ। इस विद्रोह के होने के कई रीजन हैं। अब इसकी जो फ्रेमिंग बनेगी तो इसके रीजन क्या हैं, कैसे शुरू हुआ, असफलता के कारण कौन से हैं, इसका इफेक्ट प्रभाव क्या हुआ और क्या इसका सोल्यूशन है, कंक्लूजन है। यही फ्रेमिंग हम अगली बार रखेंगे जब इसको आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको घटनाओं में उलझाना नहीं है, बस उनके पॉइंट को आगे बढ़ाना है। ये विद्रोह हुआ और लगभग 1.5 साल के आसपास तक ये विद्रोह चलता रहा। 1858 में ये विद्रोह क्लोज हुआ और इस विद्रोह के कई नायक थे, चाहे वो तात्या टोपे हों, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे नाना साहब हों, सबने अपने अपने प्रयास किए। इसी बीच अंग्रेजों को लगा कि भारत में रहना है तो राधे राधे कहना है, भारतीयों का समर्थन बहुत आवश्यक है, जिससे दोबारा कोई विद्रोह ना हो। तो उन्होंने इस विद्रोह की समीक्षा भी की और भारतीयों को भरोसे में रखने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि भारत के जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको अपने साथ जोड़ा जाए। लॉर्ड डफरिन के समय एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्होंने सुझाव दिया। उस सुझाव के आधार पर एक संस्था बनी, इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। उसी का नया नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस संस्था को 1884 में बनाया गया था, 1884 में, लेकिन इसका पहला सेशन, पहला अधिवेशन बॉम्बे में, मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसी सेशन में दादा भाई नौरोजी एक मेंबर थे। उन्होंने ही सुझाव दिया था कि इसका सही नाम होना चाहिए कांग्रेस। कांग्रेस का अर्थ होता है कुछ लोगों का समूह। इसीलिए इस संस्था के जो फाउंडर हैं वो ह्यूम है, लेकिन कांग्रेस वर्ड्स के जो फाउंडर हैं वो दादा भाई नौरोजी। जैसे एक बोतल होती है, बोतल तो ह्यूम की है, लेकिन उसका जो लेवल है वो चेंज किया दादा भाई नौरोजी। इस आधार पर कांग्रेस पार्टी बनी। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, जो इसकी स्थापना वर्ष है, यही इसके पहले अधिवेशन की भी डेट है। 72 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में पहली बार भारत की जो जनशक्ति है उसका विस्तार हुआ। धीरे धीरे इसमें मेंबर बढ़ते गए। हर साल कांग्रेस का सेशन होता गया। अधिवेशन से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ था, कौन उसके अध्यक्ष थे, किस वर्ष में हुआ था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे मेन सेशन अपने आप दिमाग में तैरने लगेंगे। इधर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती रही, संख्या बढ़ती रही और अंग्रेजों को लगा कि जिस तरीके से इसमें भारतीय लोग प्रवेश कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा जन संगठन ना बन जाए। इसी समय कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बन चुके थे और फुट डालो राजनीति करो की पॉलिसी के आधार पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता को डिवाइड करने का प्रयास किया। उसी प्रयास का नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इसके लिए उन्होंने जो बंगाल प्रांत है उसमें हिंदू मुस्लिम के विभाजन के आधार पर इसकी रूपरेखा तय की। जनता को यही बताया कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है, प्रशासन को चलाने में दिक्कत है, क्यों ना इसको विभाजन कर दिया जाए। लेकिन अंदर की बातें सब जानते थे। बंगाल के विभाजन का मेन मोटो यही था कि भारतीयों में यूनिटी है डिस्टर्ब हो। अंग्रेज हमको 7-8 करना चाहते थे, लेकिन हम साथ साथ रहना चाहते थे।
और इसीलिए बंगाल का विभाजन जब 16 अक्टूबर को हुआ, हालांकि इसकी घोषणा जुलाई में हुई, अगस्त में हमने इसका विरोध शुरू किया कलकत्ता के टाउन हॉल से। 16 अक्टूबर को विभाजन फाइनली हो गया और इसीलिए बंगाल के विभाजन के प्रतिक्रिया में, इसके एंटी एक्शन में हमने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम है स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। ये इसी का एक रिएक्शन है, क्रिया की प्रतिक्रिया। तो पीसीएस वगैरह में जो एग्जाम होंगे उसमें अब मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा, लॉन्ग भी क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट भी होंगे, 50 शब्द के, 125 शब्द के, 250 शब्द के। तो आप उसी में अपने मेंस को भी तलाश करें। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी थ्योरी को समझें, एक फ्रेमिंग बनाएं। तो जब इन घटनाओं को अलग अलग पढ़ाएंगे तो उसी में आपका प्री भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, सबके लिए लगभग फायदा करेगा। स्वदेशी आंदोलन की खास बात यह है कि भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने, बच्चों ने एक साथ हिस्सा लिया और इसका मेन मोटो था बंगाल का विभाजन। तो जब तक विभाजन कैंसिल नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, तब तक ये आंदोलन चलता रहा। और इस पूरे 5-6 साल के वक्त में इस आंदोलन में हमने विरोधी चीज़ों का बाइकाट किया, विरोधी संस्थाओं को छोड़ा, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, बाकी लोगों ने वकालत करनी छोड़ दी, हमने अपने खुद के वस्त्र बनाए, हम आत्मनिर्भर बने। कई स्वदेशी संस्थाएं बनी, जैसे आपकी स्वदेशी बांधव कमेटी, डांग कमेटी, आपका बंगाल केमिकल्स, इंडियन ओरिएंटल आर्ट्स सोसाइटी। इन संस्थाओं के माध्यम से हमने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। अमर सोनार बंगला जैसा गीत लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने और धीरे धीरे हम आज़ादी के ट्रैक पर आ गए। अंग्रेजों का जो मेन प्लान था कि हिंदू मुस्लिम में डिवाइड यूनिटी ना हो पाए, लेकिन इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम को पहले से ज़्यादा एक किया। 16 अक्टूबर को जिस दिन विभाजन हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदू मुस्लिम से कहा कि आप एक दूसरे को राखी बांधें। अंग्रेज हमको कितना भी साथ आठ करने का प्रयास करें, फिर भी हम साथ साथ रहेंगे। और हम विभाजन के बाद और साथ साथ हो गए। ये चलता रहा और इसी बीच अंग्रेजों ने प्लान ये बनाया कि कैसे मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग किया जाए। विभाजन के 1 वर्ष के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना का कॉन्सेप्ट आया। इधर हमारा आंदोलन साइड में चल रहा था, इधर कहानी का अगला पक्ष मुस्लिम लीग का बनना। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो अंतर ये है, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी और मुस्लिम लीग की 30 दिसंबर को, 2 दिन का अंतर। कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में हुई थी, पहला अधिवेशन बॉम्बे में था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। कांग्रेस के संस्थापक अयूब हिंद थे, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह या हबीबुल्लाह और आगा खान। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बकार और मूद थे। ये दोनों में अंतर है। तो मुस्लिम लीग संस्था बनी, आगा खान उसमें गवर्नर जनरल थे, उन्होंने उसको बनाने में मुस्लिम लोगों का सहयोग किया। इस संस्था को बनाने का मेन मोटो यही था कि किसी भी कीमत पर भारत में यूनिटी ना बन पाए, क्योंकि जितना हम अलग होंगे वोट बढ़ती रहेगी, राजनीति बढ़ती रहेगी। इसी आधार पर यह संस्था। इधर 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में 3rd कॉन्फ्रेंस यानी दरबार हुआ। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भारत के गवर्नर जनरल थे। काफी लंबे समय से हम आंदोलन का बहिष्कार कर रहे थे, बंगाल के विभाजन का। अंग्रेज भी चाहते थे कि हम अपने आंदोलन को कैंसिल करें और हम भी चाहते थे कि अभी बंद हो, क्योंकि आंदोलन में वो बात नहीं थी, वो आंच नहीं थी जो पहले थी। तो दिल्ली में ये दरबार लगा जो 1911 को 11 अगले वर्ग में आ जाएगा, लेकिन हम इसी में समझाते हैं कि घटनाएं आपस में जुड़ी हैं। तो दिल्ली के दरबार में जॉर्ज पंचम ने जब भारत में विजिट की तो कई महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुए। सबसे पहला जो अनाउंसमेंट हुआ, पहली घोषणा यही हुई कि बंगाल का विभाजन कैंसिल किया जाए। विभाजन कैंसिल होते ही आंदोलन भी कैंसिल हो गया और हालात नॉर्मल हो गए। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार भी लगा और इसी दिन स्वदेशी आंदोलन और बंगाल का विभाजन दोनों समाप्त हुए। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बंगाल के विभाजन का अंत, स्वदेशी आंदोलन का अंत किस प्रमुख घटना से माना जाता है? तो आंसर होगा तीसरा दिल्ली दरबार, 12 दिसंबर 1911। इसके अलावा और भी कई अनाउंसमेंट हुए, तो उसका नंबर आएगा तो तब देखेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग हो चुकी थी और मुस्लिम लीग के बनने के 1 साल के बाद, क्योंकि हमारा आंदोलन चल रहा था, तो कांग्रेस का सोलर अधिवेशन चर्चा में आया। घटनाएं देखिए वही महत्वपूर्ण होती हैं जहाँ कोई घटित होता है। हालात सामान्य है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इतिहास में जहाँ जहाँ जो जो इवेंट हुए उन्हीं को उठाते हैं।
आज़ादी का ट्रैक है, इसी क्रम से हमें चलना भी है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की सूरतें बिगड़ गई। हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन की खास बात यह है, इसको हम केवल 2 लाइनों में समझाएं। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों ग्रुप, नरम दल और गरम दल, अलग हो गए। 2 भाई थे, आपस में अलग हो गए, फूट फाट गए। उसकी वजह हम आपको बताते हैं। 1905 में जब उग्रवादी युग, गरम युग का आगाज हुआ, शुरुआत हुई थी, तो कई युवा कांग्रेस में शामिल हुए थे, लाल बाल पाल, तिलक जैसे लोग, और ये भी चाहते थे कि इनका भी कोई व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर बैठे। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था या स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तब कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे बनारस अधिवेशन में, और उन्होंने ही बंगाल के विभाजन को देखा था। 1 साल और बीता। कांग्रेस का अगला अधिवेशन कलकत्ता में 1906 में हुआ। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसी अधिवेशन में 4 प्रस्ताव आए: स्वदेशी, बहिष्कार, शिक्षा और स्वराज। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग दादाजी ने उसी अधिवेशन में किया। 1 साल और बीता तो 7 आ गया। सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बनेगा? तो जो गरम दल वाले थे, उन्होंने रास बिहारी घोष को का नाम प्रस्तावित किया, और जो गरम दल वाले थे, युवा थे, उन्होंने लाला लाजपत राय के नाम का प्रस्ताव दिया। लेकिन फाइनली अध्यक्ष बने रास बिहारी घोष। लाला जी नहीं बन पाए। यही वजह थी कि दोनों में फूट पड़ी और कांग्रेस फूट फाट गई, सूरत बिगड़ गई, 7-8 हो गई। तो नरम दरम का अलग होना ही सूरत अधिवेशन को खास बनाता है। अब इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, जब कभी आपको लिखना भी पड़ेगा मेंस वगैरह में, तो बेटर यही रहेगा इसको आप कैसे परोसते हैं, महत्वपूर्ण ये है। तो जब इस पर आएंगे तब देखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। सूरत सेशन से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है मिंटो मार्ले सेशन का। मिंटो मार्ले सेशन या सुधार में लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे, और मार्ले भारत सचिव थे, इंडियन सेक्रेटरी। और इनके नाम से जो एक्ट बनता है उसी को बोलते हैं मिंटो मार्ले रिफॉर्म या अधिनियम 1919। इस एक्ट की खास बात यह है कि 1906 में जब मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना हुई थी, तो लॉर्ड मिंटो ने वादा किया था आगा खां और उनके समर्थकों से कि आने वाले अधिनियम में हम आपके लिए कुछ विशेष पैकेज लेके आएंगे, आपको कुछ विशेष रियायतें देंगे, जिससे लगे हम आपके विशेष सुचिंतक। और इसीलिए इस एक्ट की विशेषता है सांप्रदायिकता का प्रारंभ, पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम। तो जितने भी विधान परिषद के, असेंबली के चुनाव होते हैं, उसमें मुस्लिम लोगों के लिए प्रत्येक सीटें रिजर्व की गई और बाकी उनको सामान्य से अलग किया गया। तो इस एक्ट की खास बात है। उससे जो क्वेश्चन बने, यहाँ पर देखिए हम लोगों का मेन मोटो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, ना कि विषय में नॉलेज को पकड़ना। आपको भी चीज़ें सारी आती है, बस ये कि ट्रैक पर रहें, इधर उधर ना ज़्यादा भागें, तो जो आना है वो लगभग मिलेगा। तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी एक रेंज है। आप मूवी कोई भी देखें, उसकी स्टोरी अगर एक बार समझ में आ जाए तो कैसे पूछे इधर से उधर से आप आराम से निकाल लेंगे। तो पहले तो विषय को पकड़े। तो मिंटो मार्ले एक्ट की सबसे पहली विशेषता है कि इस एक्ट से सबसे पहली बार हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालने का प्रयास हुआ। सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई। फूट डालो और राजनीति करो की पहली राजनीतिक कोशिश इसी एक्ट में हुई। पाकिस्तान का बीज इसी एक्ट में बोया गया। भारत की सरजमीन पर हिंदू मुस्लिम के बीच में डाउट क्रिएट किए गए, और धीरे धीरे उनमें अंग्रेज पानी डालते गए, बड़ा वृक्ष हो गया, और एक समय उसी का नाम पाकिस्तान बना। तो जैसे घर में भाई भाई होते हैं, डाउट आप क्रिएट करेंगे तो आपस में मतभेद पैदा होंगे। शुरुआत अंग्रेजों ने यही से की। अब इन दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं, देखिए क्या अंतर है। सूरत सेशन में भी फूट हुई, मिंटो मार्ले एक्ट में भी फूट हुई। सूरत सेशन में 2 भाई अलग हुए, नरम गरम। मिंटो मार्ले एक्ट में 2 वर्ग, 2 संप्रदाय अलग हुए, हिंदू और मुस्लिम। 2 पार्टियां अलग हुई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये भी कह सकते हैं। बस दोनों अलग हुए। 9 और 7 का मिला दें कितना बनता है? 16। लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। लखनऊ अधिवेशन तक आते आते जितने बिखरे हैं सब मिल जाते हैं, जितनी फूट है वो ज्वाइंट हो जाती है। 1916 के अधिवेशन में अंबिकाचरण मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एक कराया, नरम गरम को एक कराया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को भी एक कराया। यानी तराजू के एक हिस्से में अगर हम होम रूल को रखें, दूसरे में दोनों को रखें तो बराबर। यानी हम ये भी कह सकते हैं मैथमेटिकल स्टाइल में सूरत सेशन
प्लस गुंटमाला एक्ट इक्वल टू होम रूल सेशन 7/9/16। तो होम रूल रिविजन में सारे बिखरे मिल जाते हैं। क्वेश्चन ये बनेंगे, नरम और गर्म का विलय कब हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ, किसके प्रयास से हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें अपने आप निकलेंगे। तो 1909 के भारत तक हम पहुंचे हैं, यात्रा जारी रहेगी। आज चूंकि शुरुआत में हमने समय ज़्यादा इसलिए दिया समझाने के लिए, जो विषय की जब कोई शुरुआत करें तो उसका बेस थोड़ा पिच मजबूत हो। अब चूंकि शुरू हो चुका है, तो अगली बार जब उसका अगला वीडियो हम लाएंगे तो सीधे 1909 से शुरू करेंगे। 1 मिनट में हम केवल इसका रिकैप करेंगे। जैसे टीवी पर सीरियल आप देखते हैं, इस लाइन पे आपने क्या देखा, क्या चल रहा है, क्या देखेंगे। इसलिए इस घटनाओं के आप साक्षी बने और एक बार सारा ट्रैक समझ में आ जाए कि इतिहास में कहाँ पे क्या क्या रखा है, जिससे फिर इनका जो डिटेल है करने में हमको आपको आसानी होगी। इसी उम्मीद के साथ अगली मुलाकात में हमारा पढ़ाएंगे 1911 का कामागाटा मारू, दिल्ली दरबार, 1914 का कामागाटा मारू, होम रूल अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट, और उसके बाद महात्मा गांधी की भारत में एंट्री, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल, रोनट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, अशोक आंदोलन, स्वराज पार्टी और डाट डाट डाट। ठीक, बाकी इसको देखें, लाइक करें, अच्छा लगेगा तो शेयर भी करें, क्योंकि ये सब आपके लिए है। और इसी उम्मीद के साथ आगे मिलते हैं। नमस्कार।